से इस सेशन को कंडक्ट करने से पहले क्वेश्चंस आप सब लोगों के कंडक्ट किए हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी तरह का हेजिस्टेट फील ना करें और ये सेशन भी हमारा कंटिन्यूसली चल पाए। सो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो मैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस लूँगा और उसके आंसर्स भी दूंगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि सर व्हाट इज़ द बेस्ट वे एंड सम टिप्स टू प्रेजेंटेट योर आंसर इन एग्जाम और टिप्स टू मेक योर आंसर अट्रैक्टिव। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स ने पूछा है और उनका क्वेश्चन है कि सर किस तरह से बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें एग्जाम में एंड कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे कि हम अपने एग्जाम्स में क्या कर सकें, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकें। गाइज आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम जो है वो सीधे सीधे आपका प्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ योर नॉलेज। जितना भी नॉलेज आपने पूरे साल भर में कलेक्ट की है उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का ही ये एग्ज़ाम है, इसको समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है एग्ज़ाम मतलब केवल जाकर क्वेश्चंस के आंसर लिख देना, इतना सा नहीं है। यानी ये जो एग्ज़ाम्स आपका होता है ये आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन करता है और आपकी एग्ज़ाम सीट ही आपका प्रेजेंटेशन करती है आपके एग्ज़ाम में, एग्जामिनर के इन फ्रंट ऑफ। ऑलराइट, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपको जानता नहीं है। अगर वो जानेगा आपको, आपका इंट्रोडक्शन अगर किसी एग्जामिनर के सामने होगा तो वो आपकी आंसर सीट से होगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि अपने आंसर सीट को, अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं। और आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी प्रेजेंटेशन में, कि जैसा आपका रहेगा एक्सप्रेशन वैसा रहेगा आपका रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें मैं आंसर करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द राइट फॉर्मेट्स ऑफ आंसर, राइट फॉर्मेट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसका राइट फॉर्मेट जाने पहले। हर किसी क्वेश्चन को लिखने का एक अलग फॉर्मेट होता है हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो राइट फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए आंसर लिखने का। सेकंड, आप जब भी एग्जाम में आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सही तरीके से अटेम्प्ट करें। कई बार होता है कि आप क्वेश्चन नंबर सही तरीके से नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर को बहुत दिक्कत होती है ये फाइंड आउट करने में कि आपने कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का लिखा हुआ है। उससे भी इम्पॉर्टेंट बहुत आपकी प्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट करता है आपकी वर्ड लिमिट। आपकी एक मिस्टेक्स क्या होती है कि कुछ आंसर्स को आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लिख लेते हैं, कुछ आंसर को आप बहुत कम वर्डिंग्स में लिखते हैं। बट एज पर योर एग्जाम प्रेजेंटेशन आपको सटीक वर्ड्स में ही लिखना है। जितने वर्ड लिमिट का आपको आंसर लिखने को बोला गया है उतना ही आपको लिखें तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी। आपकी हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा एक्सप्रेशन क्रिएट करती है। कई बार आप बहुत अच्छा एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं बट आपकी पुअर हैंड राइटिंग आपकी पूरी प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन को क्या करती है, ख़राब कर देती है। प्रॉपर गैपिंग, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम सीट में गैपिंग करके नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद सेकंड क्वेश्चन को जस्ट उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर गैपिंग नहीं करते हैं। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस कई बार गलत होता है, सीक्वेंस आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। स्पेशली जब आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो जब एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट हैं तो वो एक ही साथ आपके होने चाहिए सारे पार्ट्स और एक सीक्वेंस में होने चाहिए। उसके अलावा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एग्ज़ाम में। हेडिंग्स बना के और उसके सब हेडिंग्स के साथ या फिर पॉइंट्स बना के जब आप लिखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका एक्सप्रेशन बेस्ट होता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप आंसर लिखने की स्टार्ट करते हैं आंसर शीट में तो आपको मार्जिन्स का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लिखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं। बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन आपका क्या रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। तो ये एक प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा आपका इम्पैक्ट करता है। उससे भी ज़्यादा कि जब भी आप आंसर लिख कर आते हैं तो एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट अटेम्प्ट होना एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्रिएट करता है इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, जो भी आपका एग्जाम चेक करता है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो एक स्टूडेंट ने पूछा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सर परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, अपना ध्यान भटकने से कैसे रोके होना चाहिए था यहाँ पर, एंड समय सीमा कैसे निश्चित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सर आत्मविश्वास कैसे बनाएं। आत्मविश्वास बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है
कि ठीक एग्जाम के टाइम पर खुद पर भरोसा छोड़कर दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपकी सेल्फ प्रिपरेशन हुई होगी, यानी आपकी तैयारी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। अभी मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आया हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर मैं विदाउट इसकी प्रिपरेशन के आया होता तो शायद ये उतना कॉन्फिडेंटली नहीं चल रहा होता। आपको अपने आप पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, पूरी साल पढ़ते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट सेल्फ बिलीव नहीं होता है। तो आपको बिलीव होना चाहिए। उससे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि अपने ध्यान को भटकने से कैसे रोकें। तो गाइस ध्यान दो, ध्यान आपका तभी भटकता है, ध्यान को कौन भटकाता है आप जानते हैं? हम अपने ध्यान को भटकाते हैं। यानी ध्यान इसलिए भटकता है जब हम एक पर्टिकुलर, जब किसी टास्क को कर रहे हैं, मतलब जैसे स्टडी आप कर रहे हैं तो एक आपका टास्क है। जब आप अपने टास्क को भूल जाते हैं, जब आप अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, जब आपने उस काम को करने की शुरुआत करी थी, जब आपने 12th क्लास की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, जब आपने 10th क्लास में पढ़ने की शुरुआत करी थी, एडमिशन लिया था, जस्ट आप उस क्लास में एंटर हुए थे, तो आपके पास कुछ सपने थे और वो एक मोटिवेशन था कि नहीं था? तो जैसे ही आप उस ड्रीम को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, या अंदर से आपको ऐसा लगता है शायद अब मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर आप अपना माइंडसेट, अपना मन, अपना ध्यान उस पर्टिकुलर टास्क से हटा के किसी दूसरी ओर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को मत करें। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, कि जब भी आप प्रैक्टिस करें सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टाइल प्रैक्टिस करें। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उसी तरह के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे हैं? और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस का लेवल चेंज होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहेगा। ठीक है? सो यानी आप कह सकते हैं प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि परीक्षा आने पर मुझे ये टेंशन होती है कि मैं अपना पढ़ने का टाइम टेबल कैसे मैनेज करूं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि टाइम टेबल का मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग जब टाइम टेबल बनाते हो तो ध्यान दो, वो टाइम टेबल खुद का बनाना आपको। आप लोग उस टाइम टेबल को अपना कम और किसी दूसरे का ज़्यादा बना देते हो, कि मीन्स एक टॉपर अगर होता तो वो कितना घंटे उसको पढ़ना चाहिए, एक कोई दूसरा स्टूडेंट है वो इतने घंटे पढ़ता तो मुझे भी इतना पढ़ना चाहिए क्योंकि वो इतना पढ़ता है। तो इसलिए वो टाइम टेबल पहले आपका खुद का होना चाहिए। दूसरी बात, जिस काम को करने से आपको डर लगता है, जिस क्वेश्चन को करने से आपको डर लगता है, उसी को बार बार करिए। समझ रहे हैं? और उससे भी इम्पॉर्टेंट, आप अपने गोल्स को छोटे छोटे कैटेगरी में डिवाइड करें। एकदम से बड़ा गोल मत बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, टेंशन कम होगी आपकी। उससे भी इम्पॉर्टेंट, आपको डर क्यों लगता है या टेंशन क्यों होती है? आपको गलती करने से आपकी गलती हो जाएगी, मिस्टेक्स हो जाएगी, इस वजह से आप टेंशन में रहते हैं। सो गलती करने से बिल्कुल भी ना डरें। और उससे भी ज़्यादा एग्जाम्स टाइम पे जो सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़ी टेंशन, वो टेंशन है फेल होने का डर। सो गाइस ध्यान दो कि फेल होने से डरना नहीं है। फेल वही होता है जो किसी चीज़ को करता है। अगर आप एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, अगर आप क्लास में एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो फिर पास फेल तो यस, समझ रहे हैं? तो पहले से अपना माइंडसेट ऐसा मत बनाएं कि आप फेल हो जाएंगे। उससे इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल का सभी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, स्पेशली एग्जाम टाइम में। ध्यान रखो, एग्जाम टाइम में कोई अलग सा टाइम टेबल नहीं बनाना है। एज पर योर रूटीन आप स्टडी करें, जैसे आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है? उसके अलावा जितना भी पढ़े, ध्यान दो, जितना भी पढ़े उसको केवल फोकस होके पढ़े। आप लोग क्वांटिटी पे फोकस मत करें, क्वालिटी पे फोकस करें कि मैंने आधा घंटा पढ़ा और आधे घंटे में मैंने कितनी प्रिपरेशन करी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि मैंने 3 घंटे बैठ के पढ़ा अपने मेंटल सेटिस्फिकेशन के लिए, एग्जाम सारे ज़्यादा पढ़ लिया और तैयारी 1 नंबर की भी नहीं हुई, 3 नंबर की भी नहीं हुई, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा जब भी आप स्टडी करें तो छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में करें। छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन मतलब 30 मिनट, 40 मिनट, हर 45 मिनट्स के बाद आपको गैप लेना जरूरी है।
कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ नॉन स्टॉप स्टडी करने की सोचते हैं 3 आवर्स 4 आवर्स, उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस में भी आते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आप सभी को माइंड में बैठाना है गाइस, कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले के भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। ऐसा कहीं पे भी ये प्रिंसिपल्स नहीं लिखा है, ठीक है। आप जितना भी पढ़ें उसको सही तरीके से पढ़ें, जितना भी आप पढ़ें है ना, उस पर फोकस होके पढ़ें तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और अच्छी परसेंटेज भी आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर है एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ, कुछ का कुछ लिख देती हूँ एग्जाम टाइम में स्पेशली, और टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम टेबल नहीं बनता। बहुत अच्छे। तो ये जो स्टूडेंट्स ने लिखा कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ, दरअसल आप केवल पढ़ते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो ही भूलते हैं। ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको समझना जरूरी है, और दूसरी बात याद भी नहीं करना है। समझने का मतलब लर्न करना नहीं है, समझिए उसको, अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं उसको आप कभी भूलते नहीं हैं। और दूसरी बात आई कुछ की कुछ लिखने की, उसका रीज़न ये होता है कि आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, आंसर आपने अंडरस्टैंड किया, बट उसको लिख कर देखा नहीं। तो जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो जो भी आपने याद किए हुए सवाल हैं, जो भी आपने याद किए हुए टॉपिक्स हैं, उनको लिख कर ज़रूर देखें। और क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी गलतियां होती हैं। आपने सवाल ये बोला कि आप पढ़ते हैं और आपको याद भी हो जाता है, फिर आप भूल जाते हैं और कुछ का कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो आप लिख कर ज़रूर देखें, और उससे इम्पॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को एग्ज़ाम में भी घर पे भी सटीक शब्दों में लिखने की कोशिश करें। आप वो वाली कहावत भूल जाएं कि बना के कुछ भी लिख दो। कुछ भी बना के लिखने से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वैसे एग्जाम्स पैटर्न्स में देखा गया है कि वर्ड लिमिट बहुत प्रिसाइज कर दिया है। ऑलराइट, उससे भी इम्पॉर्टेंट आप किसी भी क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं अगर आपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा होगा। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, एक लेसन आप पढ़ते हैं, उसको तब तक पढ़िए जब तक वो समझ ना आए, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। और कई बार आप समझते भी गलत तरीके से हैं। गलत तरीके से मतलब अगर आप पहले कोई क्वेश्चंस को या किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, नहीं समझ आए तो फिर उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको समझना है, मेथड चेंज करना है। एक तरीके से नहीं समझ आ रहा है, दूसरे तरीके से समझना है। टीचर्स की हेल्प लेनी है, गूगल्स की हेल्प लेनी, यूट्यूब का हेल्प लेना है, बट गलत तरीके से किसी भी क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम समय में जल्दी पेपर कैसे करें। पहली बात कि आपको कम समय में पेपर करना ही नहीं है। जितने टाइम का पेपर है, 2 आवर का है तो 2 आवर में करना है, 3 आवर का है तो हाँ कम समय में नहीं करना, क्योंकि आप जल्दी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पेपर है 10th 12th का, जितना आपको टाइम दिया जा रहा है उतने ही लिमिट का वो पेपर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समय सीमा पर ही अपने एग्ज़ाम को पूरा करना है। उससे भी इम्पॉर्टेंट आपने क्या करना है, घर पर ही सेम टाइम ड्यूरेशन के पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। जितने टाइम ड्यूरेशन का आपका एग्ज़ाम में पेपर आने वाला, बोर्ड एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का आना है, 2 आवर्स में करना है, तो सेम पैटर्न को आपने घर पे भी प्रैक्टिस करना है सेम टाइमिंग पीरियड में। उसके भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो आपके क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, एक आपके एग्ज़ाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आने हैं, उन सब क्वेश्चंस में कितना टाइम आपको कंज्यूम करना है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको करके घर से जाना है। आपके हाथ पे वॉच होनी चाहिए एग्जाम टाइम में, और आपको पता भी होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, फर्स्ट सेक्शन को मैंने इतने आवर में करना है, इतने मिनट में करना है। कई बार आप क्या होता है कि भूल जाते हैं कि कितना टाइम आपको लगता है कि मैं जो भी क्वेश्चंस कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, बट आगे होता क्या कि आते हुए क्वेश्चंस को आप छोड़ के आ जाते हैं, रीज़न टाइम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम सेट करके जाना है कि इस सेक्शन को मुझे पर्टिकुलर इतना ही टाइम देना है। उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो तो हमें उस प्रश्न को छोड़ना चाहिए या फिर करके आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमें आते ही नहीं हैं, तो फिर माइंड में रहता लिखूं या छोड़ दूं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि देखो विनर वही होता है जो रेस को पूरी करता है।
यानी अगर आपका 40 मार्क्स का एग्जाम है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए टच करना अपने 40 को, ठीक है। चाहे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता जैसे यहाँ पर बोला है, तो आपने क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चंस को करके आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको आता है। और एक चीज तो आप समझते हैं ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन किसी न किसी के तो आपके बुक के सिलेबस में से ही होता है, बस पर्टिकुलर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता है। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पता है, उस क्वेश्चन से ऊपर नीचे के क्वेश्चन से कोई आपको पता है कुछ चीज़, तो उसको आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ मार्क्स भी मिलेंगे। और जो मैं बात कर रहा था एक्सप्रेशन की, प्रेजेंटेशन की, वो भी अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट ने रेस कंप्लीट की है। सबसे पहले आपको रेस पूरी करनी है ना, तभी तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अगर कुछ भी याद करती हूँ तो मुझे याद तो हो जाता है मगर मैं बाद में भूल जाती हूँ और मेरा ध्यान ज़्यादातर फ़ोन में रहता है। बहुत अच्छे, ये फ़ोन वाला बहुत स्टूडेंट्स का है कि फ़ोन से कैसे डिस्ट्रैक्शन को बचाएं, फ़ोन में ध्यान रहता है। गाइस ध्यान दो, फ़ोन में उसी का ध्यान जा रहा है जिसने अपने लाइफ के मकसद को ही भूल गया है, जिसको पता ही नहीं कि मेरा पहला काम पढ़ाई करना है या मोबाइल चलाना है। जो ये भूल चुका है स्टूडेंट्स कि मुझे मेरे करियर में जो सक्सेस दिलाएगा वो मोबाइल फ़ोन दिलाएगा या फिर मेरी स्टडी दिलाएगी। सो सेट योर प्रायोरिटीज़ बोलते हैं हम, कि आप अपनी प्राथमिकता को सेट करें कि क्या आपको करना है, क्या आपको मोबाइल चलाने का एक्सपर्ट बनना है या फिर करियर में कुछ अच्छा करना है। तो जब आप अपने गोल्स को रिमाइंड करेंगे ऑटोमेटिकली मोबाइल आपके दूर होने लग जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल से आपका मोबाइल फ़ोन में ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि आप अपना ध्यान वहाँ पे रखते हैं। अभी नोटिफिकेशंस को बंद करिए कुछ टाइम्स के लिए, कुछ टाइम पे मोबाइल फ़ोन में उलझना बंद कर दीजिए। उलझना मीन्स कि कोई भी काम अगर किसी से है, टीचर से, स्टूडेंट्स है, क्लासमेट्स है, पेरेंट्स है, तो मोबाइल का यूज़ ना करके फिजिकली आप करिए, कोशिश करिए, ठीक है। मोबाइल को यूज में ही मत लाइए, तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन उससे कम हो जाएगा। और उससे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने बोला कि सर कुछ भी याद करती हूँ तो उस टाइम याद हो जाता है बट बाद में उसको भूल जाती हूँ, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपको टिप्स बताऊंगा कि पहले तो आप याद करें ही नहीं, किसी भी चीज़ को क्या नहीं करना है, डू नॉट लर्न एनीथिंग एंड इफ़ यू विल लर्न सो डेफिनेटली यू विल फॉरगेट। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करोगे तो भूलोगे जरूर, ध्यान रखना। अब जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको समझने की कोशिश करें, समझ रहे, और जिस चीज़ को आप समझ जाएंगे उसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उसको भूलेंगे भी नहीं। और दूसरी बात, जब भी आप कोई चीज़ याद करें, समझे, उसको लिख कर देखें, लिख कर जरूर करें, रिटर्न बहुत ज़रूरी है गाइज, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, आपको एक बात बहुत अच्छी से समझनी है मोबाइल फ़ोन एडिक्टेड स्टूडेंट्स को, कि अगर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास मोबाइल तो होगा, आपके पास उसको चलाने का टाइम भी होगा, बट आपको उसको चलाने का मन नहीं करेगा। तो अगर चाहते हैं कि आगे भी और मोबाइल और अच्छे मोबाइल्स आपको चलाने हैं और ज़्यादा उसके फीचर्स को यूज करने हैं, तो फिर अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि अभी आपके पास एक बहुत बड़ा तनाव। ओके, सो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। देखो, एक होता है एग्जाम से पहले भी स्ट्रेस में होते हैं बच्चे, अभी जब आपकी प्रिपरेशन चल रही है। एक होता है जब आप एक एग्जाम दे के आ जाओगे, अभी आप कल परसों एक एग्जाम दे के आ जाओगे तो फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जब एग्जाम गलत चले गया। और एक स्ट्रेस होता है पेरेंट्स की तरफ से, बहुत बड़ा टारगेट आपके पास होता है, खुद ने भी आपने अपने आप को बड़ा टारगेट दिया होता है, आपके टीचर्स ने भी आपसे आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन की होती हैं। तो ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को आपने एक नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं करना है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस में लेना है। यानी थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है, एकदम ही टेंशन फ्री रहना भी ज़्यादा सही नहीं है। कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं टेंशन फ्री होके जाओ। देखो, टेंशन फ्री होके जाके आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो सिंसियर बनना पड़ेगा, सीरियस ना बने। डू नॉट बी सीरियस बट बी सिंसियर, ऑलराइट। उससे भी इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जैसे रनिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, कुछ योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, नींद पूरी लें, सबसे इम्पॉर्टेंट।
पूरे आवर्स की अपनी नींद लें जितनी आपका बॉडी रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। हेल्दी डाइट जरूर लें। इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से आप सभी जानते होंगे कि मैक्सिमम डिसीजेस का जो रूट होता है, जड़ होती है, वो क्या होती है? स्ट्रेस। तनाव जो होता है बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, आप सबने पढ़ा है। तो अपने तनाव को कम करने के लिए हेल्दी डाइट लें, क्योंकि डाइट से आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तो आपका हर चीज़ में मन लगेगा। उसके अलावा अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें। जैसे इस तरह की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप लोगों ने अपने सवाल पूछे, ऐसे और भी आपके कोई सवाल आते हैं, बीच में आपको पढ़ते टाइम कोई इस तरह का नेगेटिविटी आती है, कोई डिमोटिवेशन आता है, उसको शेयर करें, ठीक है। कई बार स्टूडेंट शेयर करते नहीं है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और उसके अलावा बी रिलैक्स्ड। आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने नहीं जा रहे, ध्यान दो। आप पिछले अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास स्टूडेंट पिछले 9 ईयर से एग्जाम देते आ रहे हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट पिछले 11 ईयर से एग्जाम देते आ रहे हैं, और आप लोगों ने उन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया है, पास हुए हैं, तभी तो इस क्लास में पहुंचे हैं। सो बी रिलैक्स्ड। आप फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम भी सेम तरीके का है, बस उसका पैटर्न और उसका थोड़ा सा एग्जामिनेशन का मेथड, वे ऑफ कंडक्शन थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मैनेज दिस सब्जेक्ट वाइल स्टडिंग विथ कंसंट्रेशन। यस, कि हम जब भी स्टडी करें तो कंसंट्रेशन के साथ कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करें। तो ध्यान रखना है कि आपको अपना सारा स्टडी का टाइम जो है, टोटल स्टडी टाइम को डिवाइड कर लें अपने सारे सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल। यानी कौन सा सब्जेक्ट कितना डिफ़िकल्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी टाइम्स को क्या कर लें, डिवाइड कर लें। एक्स्ट्रा नहीं करना है, डिवाइड करना है। सपोज आपका स्टडी टाइम है 2 आवर या 3 आवर, तो उस 3 आवर को अपने सारे सब्जेक्ट्स में एज पर देयर डिफ़िकल्टी, आपको पता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, कौन सा थोड़ा डिफ़िकल्ट है,